बात करेंगे चमोली की। चमोली में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। नीति घाटी में सीजन की चौथी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। यहां 1 से 1.5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। वहीं इससे ऊपरी इलाकों में 2 से 2.5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के बाद में कड़ाके की ठंड से घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नीति मलारी नेशनल हाईवे पर बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। वहीं जोशीमठ में -3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो वहीं पर बद्रीनाथ धाम में तापमान -10 तक पहुंच गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बर्फबारी भी जारी है और साथ ही स्नोफॉल भी हो रही है। ऐसे में लगातार तापमान घटता जा रहा है और ये जो खूबसूरत तस्वीरें हैं ये आप चमोली से देख रहे हैं। में मंगलवार से रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इस समय में चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में मौजूद हूं और आप देखें मेरे पीछे किस तरीके से जो 3000 फीट से ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पे तो बर्फबारी हो ही रही है, लेकिन अब धीरे धीरे ये बर्फबारी 2000 और 2500 फीट की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पे भी जमने लगी है। मकानों में अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि बर्फ जो जमने लगी है और उसके बाद लगातार जिस तरीके से ये फरवरी के महीने में गर्मी का एहसास हो रहा था, अब लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है और बर्फबारी के बाद जिस तरीके से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है उसका असर भी पहाड़ों में दिख रहा है। आप देखिए किस तरीके से जो बर्फ है इस समय वो गिरती हुई आपको दिखाई दे रही है। तस्वीरें ये एक्सक्लूसिव आप औली क्षेत्र की देख रहे हैं और जो खेत खलियान इस समय जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बर्फबारी के बाद बिल्कुल ढक चुके हैं। सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर बात करें नीति मलारी घाटी की तो वहां पे भी जबरदस्त हिमपात हुआ है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी में भी जबरदस्त हिमपात इस समय हो रहा है और लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहाड़ों में येलो अलर्ट जारी किया हुआ था उसका साफ असर पहाड़ों में देखा जा रहा है। ऊपरी इलाकों के साथ साथ अब चमोली के निचले इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। उत्तरकाशी में 24 घंटे से बारिश और बर्फबारी जारी है। जानकी चट्टी, खरसाली, मुखबा, हर्षिल, गंगोत्री, यमुनोत्री में लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है। ताज़ा तस्वीरें गंगोत्री धाम की है जहां पर स्नोफॉल हो रहा है। पूरा मंदिर बर्फ की सफेद चादर में ढक चुका है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भारी बर्फबारी हो रही है जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से दोनों धाम में बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है और गंगोत्री धाम में 4 फीट से ज्यादा बर्फ बिछ गई है। वहीं केदारनाथ धाम में भी भारी बर्फबारी हुई है। पूरी घाटी में हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। वहीं स्नोफॉल के बीच में 4 धाम यात्रा से जुड़े काम भी चल रहे हैं और धाम में बर्फबारी के बीच में बिजली कर्मचारी बिजली की लाइन को ठीक करने में जुटे हुए हैं। हालांकि स्नोफॉल में बिजली के पोल में चढ़कर लाइन को ठीक करना खतरनाक भी हो सकता है। पिथौरागढ़ में बीते रोज में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। अब आलम यह है कि ऊंचे इलाके बर्फ की सफेद चादर में लिपट चुके हैं। मुनस्यारी, काला मुनी के साथ में व्यास और दारमा घाटी में जमकर स्नोफॉल हुआ है। स्नोफॉल के कारण इन इलाकों को जोड़ने वाली सड़कें भी बंद हो गई हैं। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो निचले इलाकों में भी बारिश लगातार हो रही है। मौसम के इस बदले मिजाज का वे सैलानी जमकर मजा उठा रहे हैं जो इन दिनों पहाड़ पहुंचे हैं। से आया हूँ, मेरा जर्नी जो है सक्सेसफुल हो गया यहाँ आकर जब ये स्नोफॉल हुआ। अब मैं बहुत चीयर कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी है। वहीं पहाड़ के कई जिलों में बारिश हो रही है और इसके साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर भी जारी है। मौसम बदलने के साथ ही पहाड़ में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और औली में बर्फबारी हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में भारती सकलानी जुड़ गई हैं देहरादून से। भारतीय तस्वीरें हम देख रहे हैं, कई जगह पर बारिश हो रही है, बर्फबारी, कई जगह पर खूबसूरत स्नोफॉल की तस्वीरें भी सामने आई। आप इस वक्त देहरादून में मौजूद हैं, क्या अपडेट है मौसम को लेकर?
आज मौसम ने ऑरेंज अलर्ट है और लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। देर रात से बारिश हो रही है जो आज भी जारी रहने वाली है। प्रदेश भर की तस्वीर अमन आपने दिखा दी कि किस तरह से बर्फबारी हो रही है, बारिश का सिलसिला जारी है, यह आज भी रहने वाला है। लेकिन कल से मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि प्रदेश भर में मौसम साफ हो जाएगा, एक बार फिर से चटक धूप खिल जाएगी। ये ओवरऑल जो वेदर बदला है इसके पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पहले से ही पूर्वानुमान दिया गया था कि 3 दिन बारिश होने वाली है, बर्फबारी होगी ऊपरी इलाकों में और ठीक वैसा ही देखने को भी मिला है। बिल्कुल, तो मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अनुमान जता दिया गया था। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया भारती आपका। और चलिए बात करते हैं अल्मोड़ा जिले की, जहां पर पिछले 24 घंटे से बारिश जारी है। बारिश होने से जहां किसानों के चेहरे खिले हुए हैं तो वहीं जंगलों की आग भी बुझ गई है। बारिश होने से पेयजल संकट भी काफी कम हो गया है। बारिश नहीं होने से फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई थी। ऐसे में ये बारिश फसलों के लिए संजीवनी की तरह साबित हो रही है। जंगलों की जो आग लग रही थी वो बुझ जाएगी और पानी की जो समस्या गर्मी में आने वाली थी उससे बहुत ज़्यादा पानी रिचार्ज हो जाएगा और ये आलू की फसल और अन्य फसलों के लिए भी बहुत अच्छी बारिश है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। रतूरी सेरा के पास में लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी वजह से सड़क बंद हो गई है। उत्तरकाशी में रात से ही बारिश का दौर जारी है। तो लैंडस्लाइड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। मौसम खराब होने के बाद में अक्सर इस तरह की तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आती हैं। लैंडस्लाइड हुआ, भूस्खलन, अब एक बार फिर से कुछ वैसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। रतूड़ी सेरा के पास लैंडस्लाइड हुआ है जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क भी बंद हो गई है। हालांकि उन रास्तों पर सुरक्षाकर्मी जाने से भी मना करते हैं, लेकिन फिलहाल ये रास्ता बंद है। वहीं मौसम बदलने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और मौसम बदलते ही लोग बीमार हो रहे हैं। वायरल फीवर और साथ ही टाइफाइड की चपेट में लोग आ रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज में हर रोज 400 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और मौसमी बीमारियों से लोग परेशान हैं। ऐसे में डॉक्टरों द्वारा लोगों को मौसम से सावधान रहने की अपील भी की जा रही है। भी जा रही है रोजाना, मतलब पर डे मेडिसिन की ओपीडी 450 प्लस पेशेंट्स की जा रही है, जिसमें से मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे पास टाइफाइड के, फ्लू के आ रहे हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के आ रहे हैं, निमोनिया के आ रहे हैं। और ज्यादातर ये ट्रेंड देखा गया है कि जैसे सुबह और शाम आप देख लीजिएगा थोड़ा सर्दी रहती है, दोपहर के टाइम पे गर्मी रहती है। रुड़की के रामनगर क्षेत्र में एक रबड़ की फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर कंट्रोल किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिशें कर रही है। देखते हुए विकराल स्थिति थी, उसको देखते हुए भगवानपुर, मंगलौर, लक्सर और मायापुर से भी टेंडर मंगाए गए। लगातार जो है लिथोप्रेस अन्य फैक्ट्रियों से पानी लेकर जो है आग को जो है पंपिंग कर जो है बुझाया जा रहा है। झारखंड का जामतारा, राजस्थान का मेवात, बिहार के नालंदा, नवादा और एनसीआर जैसे इलाके साइबर ठगी के गढ़ माने जाते हैं। लेकिन अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून भी इस लिस्ट में तेजी से शामिल हो रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बीते 3 सालों में देहरादून में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 40 से ज्यादा साइबर अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिन पर ऑनलाइन ठगी के गंभीर आरोप हैं। साइबर ठग अब फर्जी कॉल सेंटरों के जरिए लोगों को शिकार बना रहे थे। ये अपराधी बेरोजगार युवकों को नौकरी और मोटी सैलरी का लालच देकर अपने गिरोह में शामिल कर लेते हैं। वहीं साइबर एक्सपर्ट भी मानते हैं कि देहरादून में टेक्नोलॉजी और डिजिटल सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और इसी का फायदा साइबर ठग उठा रहे हैं। ये लोग फर्जी कॉल सेंटर खोलकर भोले भाले लड़कों को जाल में फंसा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर जैसी जो जगह है वो देहरादून से कुछ 250 किलोमीटर की दूर पे पड़ती है और इस वजह से जितने भी साइबर अपराधी हैं उनका ये जो गढ़ है वो देहरादून बनता जा रहा है। और यहाँ पे जो यूथ होता है वो देखता है कि उसको इंस्टेंट मनी कहाँ से मिले, जल्दी से जल्दी पैसा कैसे वो कमा सकता है, इसीलिए वो गलत चीजों पे ऐसे साइबर अपराध को बढ़ावा देता है।
अब तक एसटीएफ ने देहरादून में 1 दर्जन से ज्यादा फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी की है। इनमें से कई गैंग विदेशियों को ठगने में शामिल थे, लेकिन हाल ही में ठगी के नए तरीके सामने आए हैं। सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरियों और बैंकिंग सुविधाओं के नाम पर भी आम नागरिकों से लाखों की ठगी की जा रही है। मैनुअल इन्फॉर्मेशन भी होती है और कई बार हम भी जो है निगरानी में रखते हैं कि जो बड़े कॉल सेंटर्स हैं कहीं इस तरीके का काम तो नहीं हो रहा है, तो इसमें लगातार हमारी कार्रवाई रहती है। और अभी स्टिल हम लोग कुछ कॉल सेंटर्स को और वॉच कर रहे हैं, निगरानी में है हमारी, और कुछ गलत पाया जाएगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में देश भर से छात्र पढ़ाई और डिजिटल स्किल सीखने के लिए आते हैं, लेकिन जल्द पैसे कमाने की चाहत में कई युवा साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं और इस गंदे धंधे में फंसते जा रहे हैं। यही वजह है कि देहरादून अब साइबर अपराधियों के लिए एक मुफीद जगह बनता जा रहा है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। रुड़की में खानपुर विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर अपने समर्थकों के साथ में फायरिंग करने के मामले में पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को जेल में बंद हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन आज उन्हें कोर्ट से बेल मिल सकती है। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद में आज उनकी ओर से हरिद्वार सीजेएम कोर्ट में बेल एप्लीकेशन दी जाएगी। अगर आज चैंपियन की बेल मंजूर होती है तो वे जेल से बाहर आ सकेंगे। आपको बता दें कि चैंपियन को 27 जनवरी को जेल भेजा गया था। हालांकि कुछ दिनों बाद जेल का खाना खाकर चैंपियन की तबीयत खराब हो गई थी और 15 फरवरी की रात उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब से उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। 10 बीएनएस करी है, 109 को काट दिया गया है, यानी 307 को काट के 308 कर दिया है। तो बहुत देर इसमें आर्ग्यूमेंट हुआ, तो उसमें उसके बाद जज साहब ने कॉग्निजेंस लिया, इसमें संज्ञान लिया है कि हमारी बात मान ली उन्होंने। पूरे प्रपत्रों की और पूरी फाइल की पूरी उनको अवलोकन करके उन्होंने कहा है, ऑर्डर किया है कि उसमें 110 बीएनएस का ही मामला बनता है। नहीं, देखिए, बेल का तो राइट है। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले इन दिनों चल रहे बीजेपी के सांगठनिक चुनावों में पदाधिकारियों के लिए एज लिमिट ने पार्टी के मौजूदा कई विधायकों की भी धड़कनें तेज कर दी है। ऐसा क्या रिलेशन है बीजेपी के सांगठनिक चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड बीजेपी में इन दिनों सांगठनिक चुनाव चल रहे हैं, जिसमें बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष पद के लिए 35 से 45 तो जिला अध्यक्ष पद के लिए 60 साल एज की लिमिट लगाई हुई है। पार्टी का कहना है कि इसी टीम के नेतृत्व में 2027 के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। चुनावी वर्ष में कार्यकर्ता दौड़ धूप कर सके, इसके लिए अधिक से अधिक यंग नेताओं को आगे लाने की कोशिश है। दूसरी ओर इसी एज लिमिट ने अब बीजेपी के कुछ उम्र दराज विधायकों नेताओं की नींद उड़ा दी है। सूत्रों की माने तो संगठन के बाद विधानसभा चुनाव में भी एज लिमिट के फॉर्मूले को सेट किया जाएगा। क्षेत्र भ्रमण में असमर्थ उम्र दराज विधायकों को रिप्लेस किया जाएगा। इससे अंदर खाने पार्टी के कई विधायकों की अभी से बेचैनी बढ़ गई है। 35 से लेकर के 45 तक मंडल अध्यक्ष की आयु रखी है और 45 से 60 तक जिला अध्यक्ष की आयु रखी है। आयु सीमा इन्होंने तय, प्रधानमंत्री जी ने ही क्या हमारे संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उन्होंने तय कर रखा है कि 75 साल से ऊपर नहीं कोई एमपी एमएलए बन सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सीनियर विधायकों के लिए डरने जैसी कोई बात नहीं, उनके मार्गदर्शन में ही पार्टी यहाँ तक पहुँची है। भविष्य में नया नेतृत्व खड़ा हो, इसके प्रयास हो रहे हैं। सीनियर विधायक भी चाहेंगे कि युवा नेतृत्व में आगे आए। विधायक का डरने का प्रश्न में खड़ा नहीं होता है और उन्हीं के मार्गदर्शन में पार्टी यहाँ तक पहुंची है। हाँ, ये ठीक है कि भविष्य में नया नेतृत्व खड़ा हो, इसका प्रयास जहाँ हमारे जो वरिष्ठतम विधायक हैं उनका भी कर्तव्य बनता है। और मैं धन्यवाद भी करता हूँ अपने सभी विधायकों का कि उन्होंने इस पहल में अपना बड़ा योगदान दिया। आज बड़ी संख्या में युवा हमारे संगठन में अंदर खड़े हुए हैं। ये बीजेपी की 2027 की रणनीतिक तैयारियों का हिस्सा है। करीब आधा दर्जन विधायक ऐसे हैं जो 2027 में 70 साल या फिर उससे अधिक उम्र के हो चुके होंगे। सूत्रों की माने तो पार्टी इन सीटों पर कैंडिडेट तो रिप्लेस करेगी ही, यहाँ वैकल्पिक नेतृत्व को भी तैयार करना शुरू कर दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर खड़ा हुआ बखेड़ा बीजेपी संगठन और सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है। नतीजा ये है कि अब सीएम पुष्कर सिंह धामी को सख्त लहजे में ऐसे बयान देने वालों को चेताया है, तो बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार भी शुरू हो गया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान इस तरह माहौल खराब कर देगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। प्रेमचंद अग्रवाल की जब माफी, खेद, गंगा में जाना कुछ काम नहीं आया, तो पहले दिन से लेकर गुरुवार तक खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मोर्चा संभालना पड़ा। मंत्री प्रेमचंद के बयान ने पहाड़ और मैदान के बीच ऐसी बहस खड़ी कर दी कि मंत्री, विधायक, स्पीकर सब बोल पड़े, जिसकी जो समझ में आया कहता चला गया। तो कांग्रेस ने मुद्दे को पहाड़ी राज्य की भावना और अस्मिता से जोड़ दिया। अब सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद, नेता ही जब मुद्दे पर बटे हों, तो गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सख्त अंदाज में सबको समझाना पड़ा। एक बार सख्त लहजे से उन सभी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, हमारे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो या आम उत्तराखंडी क्यों न हो, सभी से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। इसलिए आज के बाद इस प्रकार के भड़काऊ बयानों को भी गंभीरता से लिया जाएगा और उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जो भी हमारी एकता को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। जिस वक्त मुख्यमंत्री उत्तराखंड को नुकसान पहुंचाने वाले बयानों पर कार्रवाई की बात कर रहे थे, सदन में कागज फाड़ने वाले बद्रीनाथ के कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला बीजेपी के मंत्री, विधायक, सांसद और नेताओं पर हल्ला बोल रहे थे। बात यहां भी पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की पहचान और अस्मिता से जुड़ी थी, तो मांग मंत्री पर कार्रवाई की हुई। वहीं अपने मंत्री, विधायक, सांसद के पहाड़ मैदान पर अलग अलग बयान और ज्ञान से परेशान बीजेपी ने कांग्रेस को कोसा। ये बात है बीजेपी कांग्रेस की नहीं, ये बात अस्मिता से जुड़ा हुआ है, स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है और उस उत्तराखंड के शहीदों के सपनों से जुड़ा हुआ है, जिस पे ये राज्य की अवधारणा हुई थी, जिसके लिए लोगों शहादत दी है, जिसके लिए राज्य बना है। उन लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस तरह से अगर ये उत्तराखंड रहेगा तो हमें आगे क्या करना पड़ेगा। देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल ने जो कुछ कहा उसको कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने खेद प्रकट किया है, क्षमा याचना की है और ऐसे शब्द न चाके जब निकलते हैं तो समाज के अंदर उसकी एक प्रकार से ऐसी परिणति देखने को मिलती है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं से भी मैं आग्रह करूंगा कि देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने काम न करें। उत्तराखंड में कौन कहां से आया, कौन पहाड़ी और कौन बाहरी, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान के बाद इस पर बीजेपी के सब नेताओं ने अपना अपना ज्ञान दिया, लेकिन बीजेपी के मंत्री, विधायक, सांसद और नेताओं का ज्ञान कहीं बीजेपी को भारी न पड़ जाए, इसीलिए कार्रवाई की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तराखंड को बांटने वाले बयानों पर लगाम लगाने को कहा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। पहाड़ मैदान की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। सियासत चमकाने के लिए कई नेता उछल उछल कर बयान दे रहे हैं, तो कई नेताओं के पुराने बयानों को खोद खोद कर निकाला जा रहा है। ऐसा ही एक बयान के लिए अब मंत्री सुबोध उनियाल भी ट्रोल हो रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ये लोग महाराष्ट्र से हैं, हम उनियाल बिहार से हैं, बागुना बंगाल से हैं, हमारा ये भाई रविंद्र भाई ये राजस्थान से आए, ये कविता साहब बोली हम भी राजस्थान, हमारे एक जितने लोग सुनाया सब भैर का मुल्कों से एक बसे और आज हम भैर भीतर था करना। ये राज्य का निर्माण में केवल पहाड़ियों को हाथ तो मारो। मंत्री सुबोध उनियाल का ये वीडियो ऋषिकेश नगर निगम के चुनाव प्रचार के दौरान का है, जब वो बीजेपी के मेयर कैंडिडेट शंभू पासवान के समर्थन में जनसभा में बोल रहे थे। शंभू पासवान बिहारी मूल के हैं। इस चुनाव में भी पहाड़ मैदान की सियासत खूब गरमाई थी।
मंत्री कह रहे हैं कि जो आज उत्तराखंड मूल के हैं, एक जमाने में वो भी दूसरे प्रदेशों से यहाँ आकर बसे। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का मामला उठा तो अब सुबोध उनियाल का ये बयान भी खूब ट्रोल हो रहा है। इस पर बुधवार को सफाई देते हुए मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड में रहने वाले हर नागरिक उत्तराखंडी हैं। विपक्ष के कुछ लोग ऐसे मसले उठाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और बातों को फैलाकर राज्य का माहौल खराब कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने कहा उत्तराखंड में रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंडी है और उत्तराखंड में हमारे जनजाति के लोग जो हैं ये असली, अगर ओरिजिनल निवासी की बात करो उत्तराखंड में निश्चित रूप से जनजाति के लोग हैं। बाकी लोग कहीं ना कहीं से माइग्रेट होकर आए, बरसों 700-800-900 साल पुराने हो गए। मेरा कहना यह था कि जो उत्तराखंड में रह रहा है वो उत्तराखंडी है और इस भावना को कुछ लोग राजनीतिक कारणों से जानबूझ करके इसको फैला करके कहीं ना कहीं वातावरण को दूषित करना चाहते हैं। कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक रोटी तो बीजेपी सेक रही है। लोग देख रहे हैं कि पहाड़ मैदान बीजेपी के नेता कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि लोगों को विभाजित करने की बीजेपी की नीति रही है। उत्तराखंड के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ होगी तो लोग सवाल करेंगे ही। राजनीतिक रोटियां कौन सेक रहा है और क्यों सेकेगा? भाई खिचड़ी पकाने का काम तो सुबोध उनियाल जी भी उसमें भागीदार है। और सच्चाई ये है कि जब प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कोई बात कही थी सदन में तो क्या रिकॉर्ड से उसको हटाया विधानसभा अध्यक्षा ने? सवाल ये उठता है कि बार बार प्लेन बाहर करने का काम कौन कर रहा है? अगर भाजपा नहीं कर रही है तो बता दे। पहाड़ मैदान का मुद्दा और उस पर आरोप प्रत्यारोप, सियासी गलियों से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति है। ऐसे में सियासी बयानबाजी की लड़ाई कहां जाकर थमेगी, कहां नहीं जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये एक शख्स ने फर्जी डीजीपी बनकर रुद्रप्रयाग एसपी से व्हाट्सएप पर 50,000 रुपए की डिमांड कर डाली। मामला उच्च अधिकारी से जुड़ा होने की वजह से पुलिस ने तत्काल छानबीन की तो पता चला कि जिस नंबर से मैसेज आया वो राजस्थान का है। जिसके बाद में साइबर सेल की टीम ने जांच की और करीब 1 महीने तक साइबर टीम ने राजस्थान में कई जगह पर दबिश दी और 4 युवकों को धर दबोचा। हालांकि 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। वहीं एसपी ने सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। 2025 को एक अनोखा मामला हमारे सामने आया जिसमें साइबर ठगों द्वारा डीजीपी अपने आप को डीजीपी उत्तराखंड बताते हुए स्वयं मुझे एसपी रुद्रप्रयाग को कुछ व्हाट्सएप मैसेज किए गए और उस पर कुछ पैसों की डिमांड की गई और लगभग 6 लोगों का गिराव में से हमने 4 लोगों को सक्सेसफुली गिरफ्तार किया है। कौन से जिले से गिरफ्तार किया? ये बेसिकली बीकानेर जिला जो राजस्थान का है वहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है। हल्द्वानी में प्रदेश का सबसे बड़ा आयुर्वेद अस्पताल तो बन गया, लेकिन 3 साल से इस अस्पताल में एक भी मरीज भर्ती नहीं हुआ। यही नहीं, स्टाफ के नाम पर भी केवल जुगाड़ से काम चलाया जा रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी में ये 50 बेड का आयुष अस्पताल अगस्त 2022 से बनकर तैयार है। साल 2023 में बकायदा इसका उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद यहां आज तक एक भी मरीज भर्ती नहीं हुआ। हालात ऐसे हैं कि अस्पताल के बेड धूल फांक रहे हैं और मरीजों को भर्ती करने वाले वार्ड से लेकर पैथोलॉजी लैब तक में ताला डला हुआ है, क्योंकि अस्पताल चलाने के लिए स्टाफ नहीं है। किसी तरह इधर उधर के अस्पतालों से अटैचमेंट का जुगाड़ कर ओपीडी कराई जा रही है, जिससे मरीजों को मनचाहा इलाज नहीं मिल रहा। अब हो रही है तो थेरेपी भी इसके अंदर होना चाहिए और ये चीज़ें सरकार को भी देखनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि इसमें जो कमियां हैं उसको पूर्ण करें, उसको तुरंत सुचारू करें, जिससे कि आम जनता को इसका फायदा मिल सके। तकरीबन 10 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल में मौजूद डॉक्टर फिलहाल ओपीडी के जरिए मरीजों को फौरन राहत दे रहे हैं। ओपीडी में ही पंचकर्म और माइनर ऑपरेशन भी हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन मान रहा है कि कमियां अभी भी हैं, जिन्हें दूर करने के लिए देहरादून में बैठे अधिकारियों को चिट्ठी लिखी गई है। मैं यहाँ 4 सूत्र से एनोरेक्टल के जो डिजीजेज हैं, जैसे भगंदर है, पाइल्स है,
फिशर है, जिसे आयुर्वेद में परिकर्तिका कहते हैं, इसका हम छारसूत की विधि से, आयुर्वेद पद्धति से ही इसका इलाज हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इस जो 50 आयु चिकित्सालय हल्द्वानी में जो खुला था, ये अगस्त 2022 में इसमें ओपीडी सेवाएं दी जा रही हैं। और क्योंकि यहाँ पे जितने भी चिकित्सा अधिकारी हैं वो इधर उधर से व्यवस्था पे आए हैं, तो यहाँ पे जो मेन स्टाफ की अभी कमी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोगों ने डिमांड कर रखी है कि पंचकर्म सहायक और हमारे नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय और जो स्वीपर्स हैं यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए, इसके लिए हमने संविदा पे जो है निदेशालय को डिमांड भेजी है इस बार। बहरहाल अस्पताल प्रबंधन की चिट्ठी का जवाब देहरादून से कब आएगा, कब यहां परमानेंट डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय और दूसरे सपोर्टिंग स्टाफ की नियुक्ति होगी, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।